जबरदस्ती की शादी। मेरा नाम राजवीर सहगल है। मैं अपने दादाजी के साथ रहता हूँ। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं उनके स्वर्गीय दोस्त के यहाँ पहुँचा था। दादाजी के दोस्त शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरे माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से मेरे दादाजी ने ही मेरी परवरिश की है। मेरे दादाजी एक सरकारी अधिकारी थे, तो उनकी पेंशन से ही हमारा गुजारा आराम से हो जाता था। अब तो मैं भी कमाने लगा था, तो घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन मेरे दादाजी हमेशा कहते रहते थे कि अब एक बहू की ही कमी है घर में। मैं हंसकर उनकी बात टाल देता था, क्योंकि अभी मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई थी जो मेरे और दादाजी का ख्याल रखे। लेकिन जब मैं अपने दादाजी के साथ गांव गया तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरे दादाजी को उनके दोस्त की पोती बहुत पसंद आ गई और मेरी शादी जबरदस्ती उससे करवा दी, और मैं दादाजी को कुछ नहीं कह सका। वो शादी के जोड़े में मेरे साथ शहर आ गई। मेरे दादाजी एक हफ्ते बाद घर आने वाले थे। मेरे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के सारे सपने टूट गए। मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे कभी अपनी पत्नी होने का हक नहीं दूंगा। आज मेरी जॉब से छुट्टी का दिन था, तो मुझे सुबह उठने की कोई जल्दी नहीं थी। मेरी नींद 9 बजे के बाद पूरी हुई। मैं फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। जब मैं नहाकर निकला तो बेड पर ब्लैक कलर की शर्ट रखी थी। मतलब मुझे आज ब्लैक शर्ट पहनने को कहा जा रहा था। मैंने सोचा, जब मैं उसके हाथ की बनी चाय पी सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, तो कपड़े पहनने में क्या बुराई है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि उसे कैसे पता चला कि मैं उठ चुका हूँ। हर रोज मैं नहाकर बाहर आता तब मेरे लिए कपड़े पहले से ही रखे होते थे, और मेरा कभी सर दर्द होता और चाय पीने का मन करता तब, या मुझे पकोड़े खाने का मन होता तो वो मेरे लिए बिना कहे ही बना देती थी। हालांकि मैंने उसे खुद का कोई काम करने नहीं कहा था, लेकिन वो मेरे बिना कहे ही सब करती थी। वो एक अच्छी पत्नी होने के सारे काम करती थी, लेकिन फिर भी मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि वो गांव की थी और मैं शहर का। उसमें वो आत्मविश्वास और वो काबिलियत नहीं थी जो मुझे मेरी पत्नी में चाहिए थी। हाँ, वो बहुत खूबसूरत थी और सारे काम अच्छे से करती थी, लेकिन खूबसूरती के सहारे ही मैं सारी जिंदगी तो उसके साथ नहीं गुजार सकता था। हर किसी को खूबसूरती आकर्षित करती है, मुझे भी करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ नैन नक्श ही काफी हो। मैं तैयार होकर नीचे चला गया। तब वो नाश्ता लगा रही थी। मैंने नाश्ता किया और फिर बाहर गार्डन में टहलने गया। जब टहलकर बोर हो गया तो मैं अखबार लेकर बैठ गया। वैसे मुझे अखबार पढ़ने की आदत तो नहीं थी, लेकिन छुट्टी का दिन था तो मन एकदम फ्रेश था। मैं समय गुजारने के लिए अखबार पढ़ने लगा। अखबार पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपनी नजरें उठाकर आसपास देखा, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा। मैं एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपने आसपास देख लिया, लेकिन कोई नहीं था। अचानक ही मेरी नजर किचन की खिड़की पर गई, जहाँ से रीवा मुझे देख रही थी। हाँ, उस लड़की का नाम रीवा है। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। रीवा जल्दी से वहाँ से गायब हो गई। मुझे याद आया कि एक दिन सुबह के वक्त मैं सो रहा था और अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने चादर में से देखा कि वो मुझे देख रही है। मेरे मन में ख्याल आया, क्या वो हमेशा मुझे देखती रहती है? लेकिन क्यों, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं यही सब सोच रहा था कि वो मेरे पास चाय लेकर आई। उसने बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी। वो बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार हुई थी। वो बड़े ध्यान से मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने पूछा, कुछ कहना है? नहीं, कहकर रीवा अचानक चुप हो गई। मैं चाय पीने लगा। क्या हम बाहर घूमने जाए? अचानक से रीवा ने सवाल किया। मैंने हैरान होकर कहा, कहाँ जाना है? वो मौसम बहुत अच्छा है और मैं कभी शहर नहीं घूमी, इसलिए मैडम ने सोचा कि मैं उन्हें शहर घुमाने ले जाऊं। ज्यादा खुशफहमी मत पालो, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। मैंने रीवा का मजाक उड़ाया, और वैसे भी मुझे बहुत काम है। रीवा उदास हो गई। उसके चेहरे पर जहाँ थोड़ी देर पहले खुशी थी, वो अब मायूसी में बदल गई। वो वापस घर में चली गई। मैं जानता था अब घर में कोई कोना पकड़ के रोने बैठ जाएगी। मैं वापस अखबार पढ़ने
पढ़ने बैठ गया और पूरा अखबार पढ़ लिया। फिर मैं घर के अंदर गया, आसपास नजरें घुमाई, लेकिन रीवा मुझे कहीं नहीं दिखी। मैं अपना फोन लेकर सोफे पर बैठ गया। फोन देखते हुए भी मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन रीवा मुझे कहीं नहीं दिखी। अब मुझे बेचैनी होने लगी। मैं पानी पीने के बहाने किचन में गया, लेकिन वहाँ भी रीवा नहीं थी। मैंने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए, तभी मुझे बगल वाले कमरे से सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश की। वो रो रही थी और खुद से ही बातें कर रही थी। वो कह रही थी, कान्हा जी, क्या आप मुझे थोड़ी सी भी खुशी नहीं दे सकते क्या? इतना भी क्या ही मांग लिया था जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? उसकी शिकायतें और रोना सुन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वापस सोफे पर बैठ गया। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि दादाजी जब वापस आएंगे तो मैं रीवा से अलग हो जाऊंगा।